तो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टू चार्जेस 5 × 10⁻8 कूलम एंड सेकेंड चार्ज आपका है -3 × 10⁻8 कूलम। ठीक है। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। मतलब पोटेंशियल कहाँ पर? इन्फिनिटी पर आपने जीरो एज्यूम कर लिया। ठीक है ना। तो आपको इन जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये जो जितनी बड़ी लाइन जाएगी लेफ्ट में और राइट में, हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल देखना है कि कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर पोटेंशियल आपका जीरो होगा। तो जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है, आपको पता है कि जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है V = KQ/R। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का। और ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है ना बेटा जी। तो आप कहोगे सर कि क्योंकि नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। जहाँ पर दोनों चार्जेस के पोटेंशियल सेम होंगे वहीं पर पोटेंशियल जीरो होने वाला है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो नेट पोटेंशियल आपका जीरो होने वाला है। तो आपको पता है कि जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसी के आसपास पोटेंशियल जीरो आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड छोटा है और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और पोटेंशियल को बराबर करना है, तो आपको क्या है, पॉइंट को Q2 के छोटे वाले मैग्नीट्यूड के आसपास ही लेना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि इस पॉइंट पर, इस Q2 के आसपास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ऐसे जहाँ पर पोटेंशियल के जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा तो पोटेंशियल, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पर ही आपको पॉइंट सर्च करने हैं। तो आपको दो पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एक तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होने वाला है, और एक इसके राइट साइड में। इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसके राइट साइड में कहीं कोई पॉइंट मिलने वाला है, Q2 के आसपास ही मिलने वाला जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होने वाला है। क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो आप देखते हो कि आपको एक ही पॉइंट मिलता है, लेकिन पोटेंशियल आपका कैसा है, स्केलर है। इसलिए राइट में भी आपको क्या है, कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये अपना पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पर और ये अपना पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पर। अब इस पॉइंट के लिए Q2 का डिस्टेंस छोटा है और इसके लिए Q2 का डिस्टेंस बड़ा है, तो पोटेंशियल बराबर कैसे होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल को बढ़ाएगा और जो डिस्टेंस है ना, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दो पॉइंट यहाँ मिलने वाले हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है बेटा जी। तो आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेंगे हम लोग। मान लिया हमने Q2 के आसपास पहले हमने लिया कि लेफ्ट में कौन सा पॉइंट मिलने वाला है Q2 के, तो आपने कहा सर यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया। इस पॉइंट P पर जो है पोटेंशियल जितना Q2 बनाएगा उतना ही Q1 बनाएगा, सम करेंगे = 0 आने वाला, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो आपने कहा सर ये जो है डिस्टेंस जो आपने यहाँ से लिया है, ये डिस्टेंस को आपने x ले लिया। ठीक है बेटा जी। तो Q2 से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा? वो आपका होगा 16 - x होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों के पोटेंशियल बराबर है, दोनों को पोटेंशियल हम सम कर देंगे हम बेटा जी। ठीक है ना। तो इस P पॉइंट पे क्या करेंगे हम, कॉन्सेप्ट को आगे बनाएंगे। जो पोटेंशियल बना रहा है, कौन बना रहा है? Q1 कितना बना रहा है? Q1 जो बना रहा है पोटेंशियल वो बना रहा है बेटा जी, देखो KQ1 अपॉन व्हाट, 16 - x बना दिया। और Q2 कितना बनाया? माइनस बनाएगा वो बनाएगा माइनस में KQ2 अपॉन x, A = 0 होगा। अब इसको इक्वेट कर देंगे तो KQ/16 - x हो जाएगा बेटा जी, = KQ2 अपॉन हो जाएगा x, और K से K कटेगा बेटा जी। अब Q1 की रखेंगे वैल्यू, कितनी वैल्यू है Q1 की? तो 5 × 10⁻8 है, अपॉन कितना है? 16 - x है, = Q2 की वैल्यू क्या है? 3 × -8 अपॉन व्हाट, x है। यहाँ मत रख देना माइनस, क्योंकि ऑलरेडी आपने रखा है माइनस यहाँ पर आप रख चुके हो माइनस ना,
Q2 की वैल्यू क्या है, रख चुके हैं माइनस में, दोनों को सम करने के बाद जीरो आना चाहिए, लेकिन इसको आपने रख दिया है माइनस में, तो ये इससे कट जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। अब यहाँ से आप जब x को कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आपकी निकल आई कि मतलब Q2 से लेफ्ट साइड में कितना 6 सेंटीमीटर पे क्या है आपका पोटेंशियल जीरो होने वाला है, ठीक है बेटा जी। तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए पॉइंट आपका राइट साइड में, मान लिया पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट है जो कि Q2 से कितना मान लिया आपने, मान लो Q2 से जो है ये y डिस्टेंस पे है पॉइंट ये। अब ये Q मान लो, Q पॉइंट पर भी अगर पोटेंशियल जीरो है तो कैसे आप करोगे कैलकुलेट, तो Q पॉइंट के लिए क्या कर दोगे बेटा जी, यहाँ से हमने इसको लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ पे एक साइड हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि Q2 पे कैसे निकालेंगे, सॉरी Q पे कैसे, Q2 आपका यहाँ पर चार्ज की, सॉरी पॉइंट आपका Q लिया, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनाएगा Q2 उतना ही बनाएगा Q1, दोनों को सम करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ जीरो कर देगा वो, ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं कि Q1 ने कितना बनाया, कैपिटल Q पॉइंट पर पोटेंशियल वो बनाएगा कितना 16 प्लस वाई, है ना, क्योंकि कितना डिस्टेंस होगा पूरा का पूरा 16 प्लस वाई होगा। तो आप लिखोगे सर यहाँ से दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो कि Q1 अपॉन वाट 16 प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू हम लिखते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके कि Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है। तो यहाँ से K से K कट जाएगा, वैल्यू पुट कर दो Q1 की, तो क्या पुट करना आपको है 5 इंटू 10⁸ अपॉन 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन वाई। ये कट जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी 24 सेंटीमीटर आएगी। मतलब इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट मिले और वो दोनों पॉइंट जो छोटा मैग्नीट्यूड है उसी के आसपास मिलेगा, और वहाँ पर पोटेंशियल आपका जीरो होने वाला है। कहाँ पर, Q2 के लेफ्ट में आएंगे तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर पोटेंशियल जीरो मिलेगा, और Q2 के राइट में 24 सेंटीमीटर जाने पर पोटेंशियल जीरो होने वाला है। दोनों की वैल्यू वहाँ पोटेंशियल में सेम आने वाली है, इक्वेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बेटा अगला क्वेश्चन है कि अ रेगुलर हेक्सागन of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. देखो यहाँ पर ये जो आपके पास एक हेक्सागन आपका है और इस पर जो है कि प्लस इसके वर्टिसेस पर प्लस Q चार्ज रखा गया है, इसकी साइड को A लिया गया है और इसके सेंटर पर आपको क्या करना है, सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा कि हेक्सागन की जो क्या है, हेक्सागन की जो साइड होगी वही जो है कि वर्टेक्स से सेंटर के बीच का डिस्टेंस माना जाएगा। माना क्या होता ही है कि दैट मीन्स साइड लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टिसेस वो इक्वल होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना था, अब बड़े आराम से आप निकाल ले जाओगे। तो अब पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल तो सबका सम होगा, जितने भी चार्जेस हैं सबका, क्योंकि पॉजिटिव है तो आपका नेट पोटेंशियल तो आपको पॉजिटिव से मिलेगा, पूरा का पूरा सम कर देंगे हम। तो कहोगे सर यहाँ पर जो हमें Q दिया गया है उस Q की वैल्यू क्या है 5 माइक्रोकूलम है, और ये इसको चेंज कर देंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 ये कूलम हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। और जो आप बेटा जी जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना, और जो आपका डिस्टेंस बेटा वो कितना है, डिस्टेंस आपका A इक्वल टू है वाट 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया SI सिस्टम में, तो 0.1 ये मीटर हो गया। ओके, तो आपको कहा कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, एक सिंगल चार्ज की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल KQ/R होगा, और इंटू 6 कर देंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस निकल जाएगा। तो आपको लिखोगे यहाँ पर पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू वन चार्ज क्या होगा बेटा जी, ये होगा VC इक्वल टू वाट KQ/R। तो कितना है, K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q कितना बेटा जी है, Q आपका है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन
0.1। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ओके, इसके बाद तो बेटा आप बोलोगे नेट पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, वी नेट एट सेंटर 6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.1। इसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आपको करने का है। इसमें समझना ये था कि जो आपने हेक्सागोन बनाया हुआ है, ठीक है बेटा जी, उसमें आपको देखना है कि जो साइड लेंथ होगी वही आपकी जो है कि वर्टिसेस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा और नेट पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है बेटा जी। अब बेटा मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड है, आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया है कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपका होगा 6 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में है, नो प्रॉब्लम। तो अपार्ट आइडेंटिफाई एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ऑफ द सिस्टम, मतलब अब इन दोनों चार्जेस के सिस्टम से जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आपको मिलने वाला है उसको आप आइडेंटिफाई करो, वो कहाँ मिलेगा। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेस ऑफ द सिस्टम। तो इन दोनों चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेस कहाँ होगा। तो आपको पता है कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इन दोनों की वजह से मिड पॉइंट पर, यानी यहाँ से 3 सेंटीमीटर और यहाँ से क्या है 3 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होने वाला, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और इसी जहाँ पोटेंशियल जीरो है तो ये उसे बोलेंगे कि अब यहाँ से अगर हमने एक प्लेन पास कराई, यहाँ से हमने एक प्लेन पास कराई, तो इस प्लेन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर कि अगर इसको हमने सी पॉइंट ले लिया तो आप यहाँ कह सकते हो सोल्यूशन में कि वी सी क्या होगा, जब आप कहोगे के क्यू अपॉन 3, है ना, इक्वल टू के माइनस के क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि जो आपका 2 माइक्रोकूलम है इतना बनाया पोटेंशियल, -2 माइक्रोकूलम है पॉइंट सी पर, इतना पोटेंशियल बनाएगा माइनस में, तो वो इक्वल 0 कर देगा। ठीक है बेटा जी, ये तो आप समझ गए। अब ये तो हो गया कि मतलब ठीक है, दोनों चार्जेस के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलने वाला है। और कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अगर इस सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, तो आप यहाँ पर जो बी का लिखोगे, कहोगे सर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज perpendicular to equipotential surface। ठीक है ना, ये हमेशा क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मान लो आपने कहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव होती है। तो आप यहाँ से बना सकते हो कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव होगी ऐसे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ भी अगर क्या है, आपने इस पॉइंट पर अगर आपको कह दिया जाए कि मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सिर्फ इस पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इट इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ऐसे ही आपको मिलेगी। जिस पॉइंट की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा, तो ये आप पॉइंट आउट कर लेना। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि A spherical conductor of radius 12 centimeter has charge of 1.6 into 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 centimeter from the center of the sphere? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करा भी चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, आप लोग तो सबसे पहले सोल्यूशन हम लोग करते हैं बेटा, हमारा जो सोल्यूशन यहाँ होगा उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है कि जो क्वांटिटी आपको गिवन है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है बेटा जी, क्या लिया है हमको, ये हमारा जो स्फीयर की जो रेडियस दी गई है, r इक्वल टू कितना दिया गया है 12
सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी, ये कितना हो जाएगा 0.112 हो जाएगा मीटर। और चार्ज जो आपको दिया गया Q, स्फीयर पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁷ -7 कूलम। तो ये दो वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट P पर। तो आप कहोगे सर पहला ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज़ व्हाट, यानी इनसाइड की बात कर रहे हो आप, तो ये आपका इज इक्वल टू 0 होगा। पता आपको है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर आपका ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होगी। यहाँ पर आपने पॉइंट आउट कर लिया और यहाँ पर लिख लिया सिंस, आप सिंस मतलब को लिखो बिकॉज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना, तो इसको पॉइंट आउट कर लेना। कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है, आप जानते हो। अब पॉइंट बी लेते हैं। पॉइंट बी पे क्या आएगा बेटा जी, ये जो पॉइंट आपका बी है, सरफेस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, Q/r² होता है बेटा जी। तो रखेंगे वैल्यू की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ -7 होगा अपॉन R की वैल्यू क्या दी गई है 0.12 दिया गया है। ठीक है बेटा जी, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आप लोग कैलकुलेट करना 10⁵ न्यूटन पर कूलम आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो आप, ये आपने निकाल लिया। अब सी पॉइंट देखते हैं, जो हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट के कैलकुलेशन को देखेंगे। सी पॉइंट क्या है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है बोलो। सी पॉइंट मीन्स सी जो आपका सी है, सी मतलब सी जो पॉइंट है एट पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब आपको आर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो 18 सेंटीमीटर पे है। तो आप कहोगे बिल्कुल आप निकाल सकते हो ई क्या है ई एट आर, या ऐसे कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है ना, कितना होगा Q/, ये होगा आपका आर होगा, तो 9 इंटू 10⁻⁹ है ना बेटा जी, इंटू चार्ज की वैल्यू क्या रखा आपने 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, और अपॉन और 18 सेंटीमीटर को 0.18 मीटर लिखोगे। ठीक है ना। अब वो बेटा इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आने वाली है बेटा 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आने वाला है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने ए बी सी तीनों पॉइंट्स पर, तीनों जो आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए पर कहाँ है इनसाइड, बी पर कहाँ है सरफेस पर, सी पर कहाँ है आउटसाइड है। हमने यहाँ पर दिया है पी क्यू कहाँ सरफेस पर, और आर आपका आउटसाइड है। तीनों पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। बेटा अभी ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने समझा रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आपका, यहाँ एयर है ना, इसमें एयर है, तो यहाँ पर जो इसका जो कैपेसिटेंस कितना होगा 8 पिकोफैरेड है। ठीक है बेटा जी, और वो चेंज करने के दिया हुआ 1 पिकोफैरेड इक्वल 10⁻⁻12 फैरेड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। इनके बीच के डिस्टेंस को हमने हाफ रिड्यूस करना है, और एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ठीक है ना, ये कई बार पूछा भी गया है, तो प्लीज़ इस पर फोकस करना आप लोग। जब हमारा एयर में है तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा जो कैपेसिटेंस बनेगा हम कैसे लिखते हैं, C इक्वल टू क्या होता है ε0 A/d। ठीक है बेटा जी, ये वैल्यू आपको दी गई 8 पिकोफैरेड, ये दिया गया है क्वेश्चन में। जब वो एयर में है तो उसके पास क्या है, इतना कैपेसिटेंस है। ठीक है बेटा जी, अब क्या किया गया, इस कैपेसिटेंस के डिस्टेंस को हाफ से रिड्यूस करके इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। तो यहाँ पर जो नया कैपेसिटेंस आपका बनेगा C डैश, कितना बनेगा आपको पता है। C डैश क्या होता है, K टाइम्स होता है ना बेटा जी। तो K टाइम्स K इंटू ε0 A अपॉन D करना था, लेकिन D/2 कर दिया आपने, तो आपने कहा कि
d/2 कर दिया आपने, ठीक है ना। क्योंकि कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम, अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है, तो बस के से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन डिस्टेंस को भी आपने d/2 कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया बेटा जी, आपका आ गया 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन ये हो जाएगा d, ठीक है ना। तो c डैश कितना आ जाएगा बेटा जी, अब 2 इंटू 6 और इंटू इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई 8 पिकोफैरेड, इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 सी डैश कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 6 12 हो जाएगा 96 पिकोफैरेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपने क्या किया, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना बेटा, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन द सीरीज। मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और जो सी हमने लिखा हुआ उसका क्या है, 9 पिकोफैरेड उसका कैपेसिटेंस है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये निकालना है। नेट कितना होगा, ईजी है, निकाल सकते हो। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अगर इसको क्या है, तीनों को हमने क्या है 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। क्योंकि सीरीज में है, चार्ज तो सेम डेवलप होने वाला है, तो पोटेंशियल भी आपको निकालना होगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज निकालना पड़ेगा कि चार्ज कितना डेवलप हुआ, तो वहाँ से पोटेंशियल आप निकाल लोगे, ठीक है बेटा जी। तो 1 बाई 1 करते हैं इसको। तो बेटा जी यहाँ पर जो है कि 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीनों क्या हैं, सीरीज में है। तो आपको पता है कि अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर सीरीज में है, किस में बेटा जी, सीरीज में है, तो जो आपका C इक्विवेलेंट आता है ना, ठीक है ना, वो कितना आता है, C/n आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा C इक्विवेलेंट, ये आपका आ जाएगा 9/3, क्योंकि C की वैल्यू 9 दी गई है। ये आपका आ गया सीधे 3 पिकोफैरेड आ गया। ये इसका आंसर आ गया किसका, A पॉइंट का, है ना। A पॉइंट का आपका आंसर आ गया। अब B पॉइंट का आंसर आपको निकालना है, तो B पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, B पॉइंट में क्या गया है, ध्यान सुनना उसको। B पॉइंट पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए तीनों को हमने क्या कर दिया, अगर एक साथ 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता है कि इनके क्रॉस आपको अगर चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना होता है कि चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज बैटरी से फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम लगा लेंगे, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। चार्ज फ्लो जब भी निकालना होगा बैटरी के थ्रू, तो आप क्या करते हो, ये आपका 120 वोल्ट है जी बेटा, है ना। और ये जो आपका कैपेसिटर कितना है, ये है 3 पिकोफैरेड, है ना। ये आपका इक्विवेलेंट है, ये आपकी 120 वोल्ट की बैटरी है। तो बेटा बोलो बेटा कितना होगा चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज यहाँ डेवलप जो होगा Q = C इक्विवेलेंट इंटू V होगा, सिंपल सी बात है। और ये कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट आपका आ गया 3 पिकोफैरेड। अगर इसको वोल्ट फैरेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, 3 × 10⁻⁻12 × 120, तभी तो कूलम में चार्ज आएगा। तो आपने कहा कि ठीक है, ये आपने कर लिया बेटा जी। और कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 360 × 10⁻⁻12 कूलम चार्ज आ गया, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 360 पिको कूलम चार्ज है, ऐसा भी इसको पॉइंट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आंसर जिसमें होगा उसमें आप करोगे। तो ये तो नेट चार्ज फ्लो आ गया। तो अब आपने कहा कि सर यहाँ से जो चार्ज फ्लो हुआ है ना, उसको आपने निकाल लिया, जो क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, यही चार्ज यहाँ डेवलप होगा। तो यहाँ पर कितना, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट वाले पे से पॉजिटिव प्लस क्यू यहाँ होगा और माइनस क्यू यहाँ होगा, ठीक है ना। जिस प्लेट से बैटरी कनेक्टेड है पहले उस पर चार्ज आप लोग लिख लिया करो। पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज लिख लिया, नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव चार्ज लिख लिया। इसके बाद अगर इस पर प्लस आया तो इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर क्या आएगा, प्लस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर क्या आएगा, प्लस क्यू। ये आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और चार्ज की वैल्यू कितनी आई है, 360 आई है। कितनी आई है, 360 आई है। तो बताइए 360 अगर आ गई है, तीनों सेम कैपेसिटर हैं, तीनों पर सेम पोटेंशियल आने वाला है, पता आपको है। अगर तीनों
तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल भी सेम आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ निकाल सकते हो कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ईच क्या होगा, वी पोटेंशियल एट ईच क्या होगा, पोटेंशियल एट ईच क्या होगा, क्यू बाई सी होता है बेटा जी। तो क्यू कितना आपका है 360, जो चार्ज फ्लोन हुआ वो, अपॉन सी कितना है, सिंपल 9 है ना। ये आपका आ गया 40 वोल्ट। मतलब तीनों के क्रॉस कितना आएगा, इसके क्रॉस भी आपका 40 वोल्ट आएगा, इसके भी क्रॉस आपका 40 वोल्ट आएगा, यहाँ भी आपका 40 वोल्ट आएगा। आपने कहा कि भाई ये तो उसमें होता है जब कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है तब वोल्टेज सेम आता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या अलग अलग आता है। इसलिए अलग अलग आता है क्योंकि उनका कैपेसिटेंस अलग अलग होता है। अगर कैपेसिटेंस सेम है और सीरीज में कनेक्शन है तब वोल्टेज क्या आएगा, सब पर सेम आएगा। ठीक है बेटा। ये बेटा देखो इस क्वेश्चन में 2.8 इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। ठीक है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस वो 3 mm है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना, इसका कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। और इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेट करने से पहले जो डाटा आपको दिया गया है उस डाटा को 1 by 1 करके हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखोगे गिवन। ठीक है बेटा जी, क्या क्या आपको दिया गया है, आपको दिया गया है डी कितना है, ये आपका 3 mm है। इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये होगा 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है ना। इसके बाद आपको एरिया दी गई है, वो कितना दिया गया है, वो एरिया आपको दी गई है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर ये आपको दिया गया है। ठीक है बेटा जी। अगर ये आपको दिया गया है तो आप क्या करोगे, देखो बेटा जी यहाँ से अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप कहोगे सर कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटेंस आप निकालोगे, जो कैपेसिटेंस आप निकालने जा रहे हो सी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है बेटा जी, है ना, इज इक्वल टू सारी वैल्यू पुट कर दोगे, क्या होगा 8.85 × 10⁻⁻12 × 6 × 10⁻³ एरिया हो गई। और यहाँ पर लिखोगे बेटा जी अपॉन, यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिखोगे 3 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.77 × 10⁻11 फैरेड, है ना। सबको आपने चेंज किया है एम के सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा फैरेड में। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है ना। तो चार्ज आपका फ्लोन निकालना है, जो चार्ज फ्लोन करेगा उसी को निकालना है। चार्ज फ्लोन आपको निकालना है, तो आपको पता है कि चार्ज, क्योंकि आपको कैपेसिटर दिया गया है तो आपने कहा कि सॉरी आपने जो लिया हुआ है वो -Q लिया है ना ऊपर, तो +Q चार्ज आपका इसमें फ्लो होगा। इसको निकालने के लिए जानते हो आप लोग, तो आप कहते हो कि चार्ज ऑन प्लेट्स क्या होगा बेटा जी। जो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो आप कहोगे सर यहाँ से कि चार्ज ऑन प्लेट्स क्या होगा बेटा, Q = क्या होता है C × V होता है। ठीक है ना। तो Q कितना है, वो Q आपको निकालना है। Q = C, C इज़ वॉट, कैपेसिटेंस जो कि आपको दिया गया है 1.77 × 10⁻11 इंटू कितना वोल्टेज है 100 वोल्ट है, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी। ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना 1.77 है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो 1.77 कितना होगा, यहाँ पर 2 है ना, 2 0 है, तो हो जाएगा × 10⁻⁹ ये कूलम चार्ज आएगा बेटा। ठीक है, ये चार्ज आपका आ जाएगा इतना, सॉरी, तो ये आपका आंसर निकल के आया, ये आंसर ये है, इतना चार्ज आपका डेवलप होगा उस पर। सिंपल सी बात है, इस पर आपने डिस्कस खूब किया हुआ है, बट आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब बेटा जो है ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपेंड इफ़ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, ये जो आपको अभी आपने सॉल्व किया है 2.8।
A 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. तो अगर हमने क्या किया उस प्लेट में उस इनकी जो आपने जो सॉल्व किया है इसमें हमने क्या किया 3 mm डिस्टेंस भी इसका 3 mm है, पूरा फुल्ली हमने क्या किया 3 mm माइका शीट हमने इसके अंदर जो है इंसर्ट कर दिया और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो पूछ रहा है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, है ना। अब आपने क्या किया जो कि आपका ये सप्लाई आपका कनेक्टेड है, माइका शीट आपने इंसर्ट किया, ये कनेक्टेड है। तो व्हाट हैपन, तो माइका शीट जैसे ही आप इस पर क्या करोगे, माइका शीट इसमें आप इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, इंसर्ट करते ही इसकी जो कैपेसिटी है ना वो हो जाएगी चेंज, है ना। इसका कैपेसिटेंस चेंज हो, क्योंकि जैसे ही आप क्या करते हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो व्हाट हैपन कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो कैपेसिटेंस में फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। तो कह रहा है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, पूरा का पूरा 100 वोल्ट कनेक्ट आपका है, तब क्या होगा, मतलब सिचुएशन आपकी कैसी है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो देखो बेटा जी क्या है आपका, देखो ये आपके पास था, ये इस तरीके से ये, और इस पे पूरा का पूरा माइका शीट आपकी डाल दिया आपने, और ये पूरा सप्लाई क्या आपका है, मान लो इस तरीके से ये 100 वोल्ट की सप्लाई है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। जो आपने 100 वोल्ट लगाया है, माइका शीट डालिए या इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालिए या इसमें से बाहर निकालिए, वोल्टेज कैपेसिटेंस का चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि 100 वोल्ट सप्लाई आपकी लगी हुई है। जब तक ये लगा हुआ है तब तक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 100 ही होगा। हाँ, माइका शीट डालने से इस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है होगी चेंज, उसका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होगा, बट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड बिल्कुल सेम होगा, जो बैटरी का होगा वही इसका होगा। द वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसका कैपेसिटेंस निकाल लो, सी निकाल लो, ठीक है बेटा जी। और ये फुल्ली आपका इसका जो के कितना है, के आपका इसका 6 है। तो एयर में तो आप निकाल रखे हो, एयर में जो कैपेसिटेंस हो तो निकाल रखे हो आप, इतना है, ये तो एयर में कैपेसिटेंस सिंपल है, निकाल रखे हो बेटा जी, क्या एप्सिलॉन A/D। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो कैपेसिटेंस में चेंजेस आएगा, सी डैश इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू सी आएगा, है ना। तो के कितना है 6 है, इंटू सी कितना है, सी आप यहाँ से ले सकते हो 1.77 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ले लिया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.062 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। तो ये आपके पास एक नया कैपेसिटेंस आपको मिल गया डाइलेक्ट्रिक डालने से, ठीक है बेटा जी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, ठीक है ना। तो अगर आपने क्या किया कि अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब आपका वोल्टेज कनेक्टेड है और आपका कैपेसिटेंस आपका चेंज हो गया, पोटेंशियल आपका वही है, पोटेंशियल आपका 100 वोल्ट ही है और कैपेसिटेंस आपका चेंज हुआ, इसका मतलब चार्ज भी इस पर चेंज हुआ होगा, ये तो श्योर है ना बेटा जी। मतलब अगर आपका पोटेंशियल फिक्स है और कैपेसिटेंस आपका चेंज हो रहा है तो Q इक्वल टू सी वी होता है ना। तो पोटेंशियल आपका सेम है, इसका मतलब इस पर चार्ज भी आपका सेम होगा। तो आप कहोगे सर कि आप कहोगे कि एज व्हाट, अब हम ए पॉइंट को डिफाइन करेंगे एज वी, क्या आपका है कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि सप्लाई आपकी कनेक्टेड है। बैटरी क्या, बैटरी आपकी कनेक्टेड है। तो बेटा क्या होगा, तो न्यू चार्ज क्या होगा उस पर, न्यू कैपेसिटेंस आ गया तो न्यू चार्ज डेवलप, न्यू चार्ज ऑन प्लेट्स, क्या होगा बेटा जी, न्यू चार्ज जो होगा वो सी डैश के हिसाब से होगा, क्या होगा क्यू डैश इक्वल टू व्हाट, सी डैश इंटू वी। वी आपका वही है जो पहले था, क्योंकि पोटेंशियल नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो कितना निकल के आ गया बेटा जी, ये आपका नया चार्ज जो डेवलप हो गया, बैटरी कनेक्टेड है तब के लिए बता रहा हूँ, 1.6 क्या आया आंसर, कितना निकाला आपने सी डैश
सी डैश यहाँ निकाला 1.062 इंटू 10⁻⁻10 है ना, ये आया था। और जो आपका v है वो आपका 100 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपल हो जाएगा 8, तो 1.062 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये चार्ज चेंज हुआ, मतलब आप बिल्कुल आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, जैसे ही आपने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट हुआ किया आपने इसके अंदर, तो दो चीज़ें चेंज हुई। कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो चेंज हो गया और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज हो गया, वोल्टेज आपका वही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। जब आप मान लो आपने क्या किया, आपने जैसे ही क्या है, जैसे ही इस वोल्टेज को यहाँ से, इस जो आपका ये बैटरी है इसको आप डिसकनेक्ट करोगे, तोड़ दोगे, जैसे ही तोड़ोगे तो यहाँ प्लेट पर वही चार्ज होगा जो पहले एयर में था। याद रखना, ये जो बैटरी है ना बेटा जी, जैसे ये बैटरी क्या कर रही है, बैटरी ने चार्ज यहाँ प्रोवाइड कर दिया। अब बैटरी ने यहाँ पर चार्ज प्रोवाइड कर दिया, क्या चार्ज प्रोवाइड कर दिया बैटरी ने, बोलो। बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड किया +Q और -Q, ये चार्ज बैटरी ने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बैटरी ने वोल्टेज भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, बाहर से आप जैसे ही क्या इसके अंदर माइका शीट आप डालोगे तो इस दोनों प्लेट की जो, इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि 100 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। जैसे ही प्लेट को इंसर्ट करोगे तो दोनों प्लेट पर जो चार्जेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। याद रखना, इसको इंसर्ट करने से इन दोनों प्लेट्स पर चार्जेस हो जाएंगे चेंज, और साथ में इसके कैपेसिटेंस हो जाएंगे चेंज। ठीक है ना, कैपेसिटेंस अगर चेंज होगा और चार्ज चेंज होगा बट पोटेंशियल आपका वही रहेगा। व्हाट हैपन, अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने इस बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, तो बैटरी को डिसकनेक्ट करने से आपका चार्ज जो है ना +Q वही रहेगा। माइका शीट आप डालो चाहे मत डालो, अगर माइका शीट आपने डाल दिया तो चार्ज, बैटरी अगर नहीं है, बैटरी को आपने कर दिया डिसकनेक्ट, तो चार्ज वही रहेगा जो पहले था, +Q तो +Q रहेगा। यहाँ से आपने कहा कि बैटरी हमने पहले तोड़ दी, तोड़ के हटा दिया, अब आपने माइका शीट डाली हमने, तो ये +Q नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसको चेंज करने वाला ये वोल्टेज है, तो +Q चेंज नहीं होगा। माइका शीट आप डालोगे तो कैपेसिटेंस तो चेंज ही होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो अगर +Q चेंज नहीं हुआ और बैटरी आपकी डिसकनेक्टेड है, माइका शीट आपने इंसर्ट कर दिया, कैपेसिटेंस चेंज हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। ये मैं कहना चाहता था। तो आप यहाँ पर देखो, आपने कहा कि अगर मान लीजिए क्या किया, बी पॉइंट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वी आपने कर दिया डिसकनेक्ट, है ना, पोटेंशियल आपने कर दिया डिसकनेक्ट, तो क्या होगा बेटा जी, आपका जो चार्ज पहले वाला है वो रिमेन्स कांस्टेंट, Q रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आपका क्या बदलेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो बदलना ही बदलना, डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस बदलना ही बदलना है। तो अगर कैपेसिटेंस बदल रहा है और चार्ज आपका वही है, जिसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। तो बैटरी को आपने डिसकनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है बदल जाएगा। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो V डैश है, ये होगा चार्ज जो पहले था उस पर अपॉन C डैश जो कैपेसिटेंस चेंज हुआ है। तो इसको आप यहाँ से पॉइंट आउट कर लोगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या कहने वाला हूँ बेटा जी। तो आपने कहा चार्ज कितना है बेटा जी, चार्ज आपका है 1.77 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन वॉट, C डैश की वैल्यू रख दोगे आप लोग, तो C डैश की वैल्यू आपकी आ गई 1.062 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली 16.6 वोल्ट आ जाएगा। आप लोग चेक कर लेना, NCERT में आंसर दिया हुआ है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि बैटरी जब कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है तो क्या क्या चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा जी। बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप देखो कि आपके पास क्या है, एक कैपेसिटर है जो कि किसे जुड़ा हुआ है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है बेटा यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। और आपने कहा कि इसका जो C कितना है, C इक्वल टू कितना है 12 पिको फैरेड है ना बेटा जी।
तो बैटरी से जो चार्ज कितना डेवलप होगा, ये आपने कहा प्लस है, ये आपका माइनस है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस प्लस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आप कहोगे सर सोल्यूशन में क्या करो, ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यू इक्वल टू क्या होता है 1/2 CV²। हमें चार्ज की नीड ही नहीं है, हमको सी पता है वी पता कर देंगे, तो यहाँ कर देंगे 1/2 इंटू सी कितना है, सी आपका है 12 पिको-फैरेड है, तो आपने कहा कि 10⁻⁻12 फैरेड कर लेंगे इसको। वी कितना है 50² हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ये एनर्जी आपकी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, इसको आप जानते हो, तो इसमें ज़्यादा आपको बताना है नहीं, क्योंकि मैं इसको तो पहले बता चुका हूँ, ठीक है बेटा जी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो बेटा जी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, लेकिन फिर भी इसको देखो एनसीईआरटी में दिया गया, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है ना। मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपका 600 का है, उसको 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया गया, तो उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा। इस 600 पिकोफैरेड जो आपका कैपेसिटर है, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 200, ठीक है ना। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड। अब उसको हमने बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया, बैटरी को तोड़ के हमने बाहर निकाल दिया, जो आपका कैपेसिटर बचा, उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 200 वोल्ट, ठीक है बेटा जी। तो एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर 600 पिकोफैरेड, जो कि अनचार्ज है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। सिंपल सी बात है बेटा जी, ये देखो आपके पास बैटरी से पहले से चार्ज किया गया है, इस पर चार्ज होगा, हम निकाल सकते हैं। इसका जो कैपेसिटेंस है वो 600 पिकोफैरेड है, इसका जो वोल्टेज है 200 वोल्ट है, बैटरी से चार्ज किया गया। अब इस कैपेसिटर को हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 है और कैपेसिटेंस आपको दिया गया है। अब क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, मैंने बताया आपको है, चार्ज फ्लो निकाल सकते हो, एनर्जी कलर स्टोर निकाल सकते हो, एनर्जी लॉस सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है बेटा जी, जो मैंने मैकेनिज्म आपको बताई है इनिशियल फाइनल करके। खैर एनीवे, हमारे पास न्यूमेरिकल के टाइम पर टाइम कम होता है, इसलिए जो हमने आपको फार्मूला बताया है डायरेक्ट उसी का आप यूज करो। क्या कि अगर ऐसे इस प्रकार से दो कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है और कैपेसिटेंस दोनों का अलग अलग है, तो जो आप लिखते हो एनर्जी लॉस का फार्मूला लिखते हो, क्या लिखते हो, एनर्जी लॉस क्या लिखते हो बेटा, इसमें लिखते हो C1 C2 है ना बेटा जी, अपॉन 2C1 + C2, ये मैंने आपको बताया होगा, और इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव है, इसका 0 है, तो आप इसको मान सकते हो कि नेगेटिव पोलैरिटी है। मैंने बताया होगा आपको कि पॉजिटिव आप सिंपल ले सकते हो इसको, माइनस फार्मूला मैंने बताया होगा, आप याद रखना कि अगर दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है और C1 C2 है कैपेसिटेंस है, तो आप क्या रखोगे C1 C2 अपॉन 2C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा लेके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है बेटा जी। अच्छा अब बताइए बेटा जी, अब क्या होगा, यहाँ से देखो रखो, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाए, कितना रख देंगे C1 C2 है ना बेटा जी, C1 है C2 है, वैल्यू पुट करो। तो बेटा C1 C2 की वैल्यू सेम है, तो उसको हम 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 600 है ना बेटा जी। C1 C2 है तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है बेटा जी। C1 C2 सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 600 इंटू 10⁻⁻12 है ना, पिको में है तो हमने चेंज कर दिया फैरेड में, इसका स्क्वायर, क्योंकि C1 C2 इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन है ना बेटा जी, क्या होगा 2C1 C2, तो क्योंकि C1 C2 इक्वल है तो हो जाएगा 2 इंटू C1, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा, C कितना है 600 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी, ये हो गया, इंटू V1 - V2 स्क्वायर, तो V1 कितना है 200 - 0 होल स्क्वायर। बस एनर्जी आपकी आ गई 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, जिसको हम बोलेंगे 6 माइक्रोजूल, अगर माइक्रो में आंसर दिया है तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे, और उस तरीके से आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करने की नीड नहीं है। मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी होता कैसे है, लेकिन फार्मूला अगर आपको मिलता है इस तरीके से, दो कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल पे हैं और दोनों कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, उनका अलग अलग कैपेसिटेंस है, तो आप एनर्जी लॉस को यहाँ से कैलकुलेट
कर सकते हो, लेकिन याद रखिए मैंने पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी के लिए यहाँ पर चेंजेस बताए थे कि V1 माइनस होगा कब और कब प्लस होगा, उसका आप लोग ध्यान रखना। ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूँ। देखो बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कितना है, क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया, क्यूब हमारे पास रखा हुआ है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ द क्यूब पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आपकी सेंटर पर जो आपकी फील्ड होगी जीरो होगी, क्यों? क्योंकि जो क्यूब का जो डायगोनल, देखो जो डायगोनल क्यूब का है उसके जस्ट अपोजिट चार्जेस बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका क्यू है, इसका जो डायगोनल होगा ये इसके अपोजिट ये बैठा हुआ है ना। ये यहाँ पर क्यू है, इसका जो डायगोनल होगा इस क्यू का और इस क्यू का जो सेंटर से पास होगा इसके अपोजिट। तो डायगोनल पे जो चार्जेस बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे, बाई सिमेट्री। सॉल्यूशन में आप कह सकते हो कि बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। और डायगोनल के चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेंगे। Q1 कहाँ करेगा, अगर मान लीजिए डाउन साइड कर रहा है तो Q2 कहाँ करेगा, अप साइड करेगा, कैंसिल कर देगा। तो डायगोनल के चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे जितने भी हैं, ठीक है ना। बट जो पोटेंशियल होगा वो आपका जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो अगर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज सबके सब ऐड हो जाएंगे, पोटेंशियल तो आपका वेक्टर है नहीं। तो आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए आपने कहा कि सर हम यहाँ पर चाहते हैं पोटेंशियल करना, तो सबसे पहले क्या करो, निकाल लो आप, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज और सेंटर के बीच का डिस्टेंस चाहिए। आपको ये मिलेगा तभी आप KQ/R करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करो, पहले निकाल लो, डायगोनल निकालो। ये आप इसका जो आपका इसका ये डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू क्या है, साइड इसकी B है। तो डायगोनल क्या होता है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, L² + B² + H², ठीक है ना। अगर कोई आपका वो है क्या बोलते हैं कि, लेकिन क्यूब में साइड सेम है, तो क्यूब में अगर साइड आपका सेम है तो क्या करोगे, सिंपल क्या हो जाएगा, B² + B² + B², ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी डायगोनल की आ जाएगी क्या, √3 × B आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो डायगोनल की साइड होगी वो √3 × B होगी। तो हमें डिस्टेंस चाहिए ये वाली, ये होगी √3B/2, क्योंकि Q जब C पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएगा तो Q और C के बीच का डिस्टेंस चाहिए, और यही डिस्टेंस हर चार्जेस से होने वाली है। तो किसी एक की वजह से C पर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कहोगे सर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू वन चार्ज, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू वन चार्ज क्या होगा, या आपने कहा VC क्या हो जाता है बेटा जी, KQ/R होता है। तो आपने कहा K ले लिया, Q ले लिया और R जो लिया वो √3B/2 करोगे, इंटू 2 कर दोगे। तो VC जो निकल के आएगा वो 2KQ/√3B आ गया ड्यू टू वन चार्ज। और कितने चार्जेज हैं, 6 चार्जेज हैं। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा बेटा जी, ये आपका जो V नेट निकलेगा ना कहाँ पर, सेंटर पर, वो होगा 6 × KQ/√3 × B। ये आ जाएगा सीधे आ जाएगा 6, और ये 2B मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2B तो है तो हो जाएगा 12KQ है ना /√3 × B। ठीक है बेटा जी, ये आपका आ गया पोटेंशियल की वैल्यू। देखो बेटा गलती हो गई, यहाँ पर 8 कॉर्नर होंगे ना क्यूब में, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सही कर लेना आप लोग कि यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा जी, यहाँ पर आएगा 8 × KQ आएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंपल, इसको आप यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 24KQ/√3 × B। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पर 16 × KQ/√3 × B। तो ये आपको ठीक है ना,
वो जो मिस्टेक हो रही तो हमने सही किया उसको, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेन पॉइंट था आपको निकालना है डायगोनल, और डायगोनल निकाल लोगे तो अपॉन 2 कर दोगे तो Q से सेंटर की जो डिस्टेंस आ जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ में आई। आपको कोई डाउट है तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। ओके, थैंक यू।